हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों ने टेंस को जीरो से एडवांस तक पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे और कुछ रूल्स बाकी था, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनते हैं। तो थोड़ा सा आज हम लोग समझ लेंगे और जब मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक बार फिर मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से पूछता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो मैंने आप लोगों को लॉजिक भी बता दिया था कि कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो आप एक बार पुराने लेक्चर्स को देखिए। पुराने लेक्चर्स का मतलब जो लास्ट लेक्चर मैंने कराया है, लेक्चर नंबर 1 से, या फिर आप लोग लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, तब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। आप लोग को थोड़ा भी टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा भी रटने की जरूरत नहीं है। एकदम मैंने ट्रिक से बताया है और एकदम लॉजिकल वे में बताया है, ठीक है ना। आप लोग को समझने में एकदम आसानी होगा और आप लोग आसानी से स्ट्रक्चर भी बना लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग उसी की मदद से आज स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो देखिएगा, तो मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन दो पार्ट क्या बताते हैं। तो जो प्रेजेंट पार्ट है ये बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन, कि टाइम जो एक्शन हुआ है, जो काम हुआ है वो किस समय में हुआ है, तो प्रेजेंट में हुआ है। और उसके बाद से इंडेफिनिट क्या बताता है, तो इंडेफिनिट बताता है स्टेट ऑफ एन एक्शन, कि कार्य की स्थिति क्या है, वो हो गया है, नहीं हुआ है, या फिर हो रहा है, या फिर होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं दो मेजर चीज़ों से, इन्हीं दो मेजर पार्टों से मिलकर टेंस बनता है। किस किस दो पार्ट से, तो टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग एक बार इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए, मैंने क्या बताया था कि इंडेफिनिट के लिए हम लोग नॉट प्लस V1 का यूज करते हैं। अगर कहीं इंडेफिनिट की जगह पर हमको वर्ब का फॉर्म लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, नॉट प्लस V1। लेकिन चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम इसीलिए इंडेफिनिट का नहीं लेंगे, इंडेफिनिट का नॉट प्लस V1 नहीं लेंगे, क्योंकि नॉट आ जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि जब भी हम टेंस का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं तो पहले हम उस टेंस का नाम देखते हैं। तो नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद से जो टेंस होता है एडजेक्टिव होता है, और नहीं सॉरी, जो टेंस होता है ये नाउन होता है, और इसके ठीक जितने भी पहले आते हैं ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो टेंस के करीब वाले एडजेक्टिव से हम लोग क्या करते हैं, रूल बनाना शुरू करते हैं। चूंकि ये इंडेफिनिट है तो इसके लिए हम लोग नॉट प्लस V1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो अब जब इसके लिए नॉट प्लस V1 नहीं लेंगे तो ये खत्म हो गया। अब क्या बचा, प्रेजेंट। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट के लिए जब भी हम लोग को वर्ब का फॉर्म यूज करना रहेगा तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं जानते होंगे। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर ईएस जुड़ देते हैं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे प्रेजेंट के लिए, हम लोग प्रेजेंट के लिए लिखेंगे V1 या फिर V5, ठीक है। अब देखिए, अब इधर कुछ नहीं बचा है, अब इधर कुछ नहीं बचा है तो आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, और उसके बाद से वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है तो ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, प्लस इसके बाद से आप लोग क्या लिखेंगे, etc लिख लीजिए, यानी इधर कोई एडवर्ब आएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे हम लोग किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना किसी भी कार्य के बार बार होने या मतलब आवृत्ति को दिखाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दिखाता है, किसी भी चीज की आवृत्ति को दिखाता है कि कोई चीज कितनी बार हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी चीज की आवृत्ति को दिखाता है, ऐसे ही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये भी तो किसी भी चीज के हैबिट को दिखाता है, आदत को दिखाता है, आवृत्ति को दिखाता है। तो इसीलिए जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम यूज होता है, ज्यादातर जो यूज होता है वो सबसे ज्यादा किस में यूज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और जब आप थोड़ा हाई लेवल पर जाएंगे ना, जब हाई लेवल के इंग्लिश ग्रामर पर जाएंगे उसमें आप लोगों को अलग अलग टेंसेस में इसका यूज मिलेगा, लेकिन ट्वेल्थ लेवल तक हम लोग को सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी
एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो गया, जैसे कि 10th या फिर 12th या फिर 9th 10th का एग्जाम हो गया, तो उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन बार बार पूछता है, और कंपटीशन एग्जाम में भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से होते हैं। देखिए ऑलवेज होता है, यूजुअली होता है, ऑफन होता है, समटाइम्स होता है, रेयरली होता है, सेल्डम होता है, नेवर होता है, उसके बाद जनरली होता है, और इट यानी कि और भी होते हैं। लेकिन मेन हम लोग को यही पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं सब से क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, नेवर और जनरली, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम लोग पहला रूल पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि जब वाक्य में मेन वर्ब हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। तो देखिए जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये बोल रहा है ना कि जब वाक्य में केवल मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि टेंस से रिलेटेड है, पहले मैं उसको एक बार बता देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसे दो टेंस बताइए जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, तो पहला टेंस आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा टेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग पर रखिएगा, ठीक है, कि इसमें यूज नहीं किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब आइए फिर हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट पर से। तो जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगाना होगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसको हम कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी इन दोनों के बीच में हम लोग रखेंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आई ऑलवेज ड्रिंक मिल्क, यानी कि मैं हमेशा पानी पीता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलवेज देखिए कहाँ पर आया है, तो यहाँ पर ऑलवेज आया है आपका मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक, और इससे ठीक पहले क्या आया है, ऑलवेज आया है, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे ऐसे भी पूछ ले कि ऑलवेज का पार्ट से आप स्पीच बताइए, तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, ही ऑफन प्ले क्रिकेट, यानी कि वो हमेशा क्रिकेट खेलता है, यानी कि अक्सर क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ऑफन दिया है ना, तो ऑफन क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसका यूज देखिए कहाँ किया गया है, तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, ठीक है। तो ऐसे ही अगर किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और उसमें हम लोग को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, तो सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे और मेन वर्ब से पहले, ठीक है। तो पहला रूल ये हो गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा रूल देखिए, जब वाक्य में मेन वर्ब इज एम आर हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एम आर के बाद आता है। अब देखिएगा जब मैं आपको वर्ब समझाऊंगा तब मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इज एम आर, वाज वर, हैव, हैज, हैड, ये सब भी मेन वर्ब बन सकते हैं। इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ बीइंग, और हैज, हैव, हैड को बोला जाता है स्टेट ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह के स्टेटिव वर्ब हैं, ठीक है। तो ये भी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब बन सकते हैं। तो अगर इज एम आर, वाज वर या फिर हैज, हैव, हैड कुछ भी है, अगर स्टेटिव वर्ब मेन वर्ब बना है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उसमें यूज करना है, तो कहाँ यूज होगा, इज एम आर, वाज वर के बाद यूज होता है, ठीक है ना। सॉरी इसमें यहाँ पर बस इज एम आर लिखा है, तो इज एम आर के बाद ही इसका यूज होगा, ठीक है। जैसे देखिए सी इज ऑलवेज हैप्पी, यानी कि वो हमेशा खुश रहता है, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, इज एम आर, और इसमें भी मेन वर्ब क्या है, इसमें मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक। तो देखिए ये एक्शन वर्ब है और ये स्टेट वर्ब है, तो जब भी एक्शन वर्ब किसी सेंटेंस में दिया रहेगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया रहेगा और उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करना रहेगा, तो मेन वर्ब से पहले होगा, ठीक है ना। और अगर कोई स्टेटिव वर्ब मेन वर्ब बना है तो उसके बाद हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो देखिए सी इज ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पर ऑलवेज किसके बाद आया है, इज के बाद आया है, यानी कि मेन वर्ब के बाद आया है। ऐसे ही दे आर यूजुअली बिजी, यानी कि वो सामान्यतः बिजी रहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आर क्या है, मेन वर्ब है, और उसके बाद हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो ये तो दो रूल हो गया, और तीसरा रूल देखिए, निगेटिव सेंटेंस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है, और क्वेश्चनिंग सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सामान्यतः सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर निगेटिव सेंटेंस है और उसमें हम लोग को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है,
आई डोंट यूजुअली वॉच, यहाँ पर वॉच क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ पर क्या है, डू हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बीच में क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि निगेटिव सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले और क्वेश्चनिंग सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सामान्यतः सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए सब्जेक्ट के बाद कैसे बोल रहा है, जैसे अगर मैं बोलूं डू यू नेवर प्ले, डू यू नेवर प्ले क्रिकेट, डू यू नेवर प्ले क्रिकेट, क्या तुम कभी क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड हो गया, अगर यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव लिखा है तभी भी सब्जेक्ट के बाद ही नेवर आया, यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया है। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, वाई यहाँ पर लगा देंगे, वाई डू यू नेवर क्रिकेट, वाई डू यू नेवर प्ले क्रिकेट, यानी कि तुम कभी क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर वाई भी लगा देंगे तभी भी कुछ खास अंतर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हमको देखना है कि अगर कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बेसिक नॉलेज ले लिया है। अब जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे तरीके से पढ़ा लूंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, तब इसको और विस्तार से बताऊंगा और इसके कंपटीशन के एक्सरसाइज भी कराऊंगा जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।